सिस्टम, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कौन कौन से तरह के बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। मैक्रोमोलिक्यूल जो है ये लार्ज कॉम्प्लेक्स है जो कि बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ये पॉलीमर्स होते हैं जो कि रिपीटेड मोनोमरिक यूनिट से बने होते हैं और ये पॉलीमर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये है ओवरव्यू जिससे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को समझ सकते हैं। और जो मेजर मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। अब अगर हम प्रॉपर्टीज देखें मैक्रोमोलिक्यूल की तो उसमें आता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हाई मॉलिक्यूलर वेट है क्योंकि है स्ट्रक्चर्स है पॉलीमराइज्ड फ्रॉम सिंपल मोनोमरिक यूनिट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर की बात करें तो जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जब बहुत बार रिपीट हो जाए, पॉलीमर बन जाए, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएगा। अब इनकी सिंथेसिस कब होती है? जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से ज्वाइन होते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इन सब के रिएक्शंस में डिहाइड्रेशन होता है, वाटर रिमूव होता है। और इनको अगर डिग्रेड करना है तो वाटर ऐड करेंगे, जिसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। और इसके वाटर ऐड करने से वो सारे सिंगल मॉलिक्यूल्स या मोनोमरिक यूनिट्स जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं। और इनमें एक हायरार्कियल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका सीक्वेंस है कि पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें और ये ऐड होने पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से इसका हायरार्की डिसाइडेड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसमें जंपिंग नहीं हो सकती, फर्स्ट स्टेज के बाद डायरेक्ट फिफ्थ पे नहीं जा सकता। फर्स्ट के बाद पहले सेकंड पे ही जाना पड़ेगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। डायरेक्ट फर्स्ट से फिफ्थ या थर्ड से फिफ्थ ऐसा जंपिंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा पहला मैक्रोमोलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2O। इसको अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें मोनोसैकेराइड होते हैं, जिसको कि सिंपल शुगर्स आते हैं। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप के मोनोसैकेराइड होते हैं, एक होता है एल्डिहाइडिक और एक होता है कीटोनिक। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं एल्डोजेस, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। और अगर कीटोनिक बॉडी वाले या कीटोनिक ग्रुप वाले मोनोसैकेराइड की बात करें तो उसको बोलेंगे कीटोजेस, एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड्स की अगर बात करें तो डाइसैकेराइड्स तब फॉर्म होता है जब मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं। दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, अगर तीन मोनोसैकेराइड जुड़ेगा तो ट्राइसैकेराइड बनेगा। वैसे ही 4 जुड़ने पे टेट्रासैकेराइड, 5 जुड़ने पे पेंटासैकेराइड, ऐसे बढ़ते जाता है। और ओलिगोसैकेराइड की जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें कहा जाता है 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड्स को अगर आप ज्वाइन करा रहे हैं तो फिर वो ओलिगोसैकेराइड में आता है। तो डाइसैकेराइड जो है वो ओलिगोसैकेराइड का ही टाइप है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, लैक्टोज बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। फिर चलते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ। पॉलीसैकेराइड जो है ये लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स है। इसमें स्टोरेज का फंक्शन हो सकता है, स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है। आपको डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेरे इस चैनल पे मिलेगा, अगर आपको भी देखें तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम में पॉलीसैकेराइड में जब हम स्टोरेज पॉलीसैकेराइड उस पर स्टोर बात कर रहे हैं, उस पर स्टोर्ड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट रह जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है स्टार्च। और एनिमल में स्टार्च की जगह बनता है सेम कॉम्प्लेक्स है, पर उसको ग्लाइकोजन बोला जाता है और उसमें हम उसको स्टार्च बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स डिसाइडेड होते हैं, जैसे कि या काइटिन जो कि फंगस वगैरह में प्रेजेंट हो। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या सबसे कॉमन फंक्शन जो है वो है हमारा एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी सोर्स है जिसके डिग्रेडेशन के बाद एटीपी का जनरेशन होता है। तो सबसे कॉमन पाथवे जो कैरी आउट होता है वो है ग्लाइकोलिसिस। फिर आता है एनर्जी स्टोरेज।
अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एनिमल्स में एज ग्लाइकोजन और प्लांट्स में एज स्टार्च। तो जब बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो उसको इंटर कन्वर्ट का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है एनिमल के अंदर और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर, तो उसके हिसाब से वो स्टोर हो जाता है। सेलुलोज इन प्लांट सेल वॉल और काइटिन्स इन फंगस, ये उसके स्ट्रक्चरल के सपोर्ट के लिए जरूरी है। प्लांट सेल वॉल में अगर कोई बैकबोन जैसा नहीं खड़ा हो तो प्लांट्स क्योंकि नॉन मूवेबल है और एक खड़े रहता है धूप में, बारिश में, तूफान में, तो उसके सेल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिसके लिए ये सेलुलोजिक लेयर फंगस को भी स्ट्रेंथ के लिए काइटिन का प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट आता है सेल रिकॉग्निशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग और सेल रिकॉग्निशन में भी एक रिसीवर मॉलिक्यूल चाहिए, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के लिए के हिसाब से देख सकते हैं, जिसके कारण वो आगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के सिग्नल्स को रिसीव करे। अगर वो रिसीव करेगा तो ही सेल सिग्नलिंग हो पाएगा, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो भी एक रिसीवर जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं हम प्रोटीन्स पे। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं स्ट्रक्चर्स है जो कंपोज्ड होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से बने हुए रहते हैं। हम सबको पता है कि कम से कम 20 एमओ जिसको होने चाहिए, जिसको अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देते हो तो वो एक प्रोटीन कहलाता है, और इन पेप्टाइड बॉन्ड के कारण ही सारे अमीनो एसिड्स जुड़े हैं। तो पॉलीपेप्टाइड है, पॉली बोला जाता है। पॉली मतलब बहुत सारा, पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारा होगा तो ही वो प्रोटीन बनेगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। जो सीधा सीधा होता है तो इसमें सिर्फ अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर सीक्वेंस या प्राइमरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइम में फोल्डिंग्स बनती है, उसमें होता है अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट से अल्फा हेलिक्स से जब ये कन्वर्ट होता है या उसमें मॉडिफिकेशन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं, तब ये बना लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के होने के साथ साथ अगर और जैसे जुड़ जाए, जैसे हो गया हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन या डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन बना लेता है। और अगर मल्टी पॉलीपेप्टाइड जुड़ रहा है तो उसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में मल्टी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये सिंगल जब अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं तो ये प्राइमरी से ये, अब जैसे ये चेंज हो जा रहा है अल्फा या बीटा शीट जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर ये आ जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और इससे भी कॉम्प्लेक्स ये लास्ट वाला जो है ये है हमारा क्वार्टरनरी कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन कहते हैं प्रोटीन के फंक्शंस में। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है। हमने जब भी कोई रिएक्शन हो, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, हर एक में एंजाइम्स लगता है, और ये एंजाइम्स बाइंड प्रोटीन होता है। और इन सारे प्रोटीन्स का काम है कि हर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्पीड कर दे, फटाफट रिएक्शंस का रीड आउट करता है। तो इसीलिए प्रोटीन का पहला फंक्शन हो गया एंजाइमेटिक कैटालिसिस। सेकेंड फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। हमने अभी देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल जो रहता है उसमें सेलुलोज होगा या फिर काइटिन प्रेजेंट होता है फंगस में। ये सब क्या करते हैं? इसको सेलुलर सपोर्ट्स देते हैं। ये सेलुलर सपोर्ट्स में सेलुलोज और जो काइटिन है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन कैसे सपोर्ट देते हैं? प्रोटीन में प्रेजेंट होता है केराटिन या फिर कोलाजन, जो कि उसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से सपोर्ट देके स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। साथ ही साथ मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन चैनल्स होता है जिसको हम चैपेरोन्स भी बोल सकते हैं। ये भी प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल जो कि मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी या ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हेल्प करता है। फिर आते हैं सेल सिग्नलिंग, जिसमें हमको आता है हार्मोन्स, इंसुलिन या रिसेप्टर और इम्यून डेफिशिएंसी
या इम्यून डिफेंस फंक्शंस। इम्यून डिफेंस यहाँ पे हम एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, तो एंटीबॉडी अपना डिफेंसिव रिएक्शंस रखता है और एंटीजन को मारने में हेल्प करता है। ये भी काम प्रोटीन का है। एंटीजन भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है। फिर आते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। एक्टिन और मायोसिन ये दोनों मसल फाइबर्स है जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे हैंड के और फुट के मूवमेंट्स में हेल्प करता है। लास्ट पार्ट आता है प्रोटीन डीनेचुरेशन। ध्यान रखिएगा, वर्ड है डीनेचुरेशन, मतलब प्रोटीन अब पूरी तरह से खराब हो गया है, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी पूरी खत्म हो गई है। प्रॉपर्टी खत्म होने के रीजंस क्या है? रीजंस है अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो, उसका पीएच बदल दो, या फिर उसका केमिकल ग्रेडियंट चेंज कर दो। तो आप केमिकल्स को बदल रहे, जो भी आप चेंज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इनके अंदर जो भी बॉन्ड्स है उन बॉन्ड्स पे इस टेम्परेचर और पीएच और केमिकल्स का इफेक्ट पड़ता है, और वो बॉन्ड का जो लेंथ है या जो स्ट्रेंथ है ये चेंज होने लगता है। बॉन्ड का लेंथ या स्ट्रेंथ अगर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, तो जिससे हम प्रोटीन पूरी तरह से बदल जाए, और डीनेचर हो जाने से ये वापस उसी स्ट्रक्चर में नहीं कन्वर्ट हो सकता। अगर आपने एक बड़ा सा रस्सी लिया है और उस बड़े से रस्सी को यू शेप में कन्वर्ट कर दिया है और दोनों यू वाले एंड को दूसरे एक रस्सी की हेल्प से बांध के रखा है, तो वो यू दिख रहा होगा। पर जब आप बीच वाला रस्सी को जिससे आपने यू शेप में बांधा था उस रस्सी को काट दोगे तो वो जो नॉर्मल थ्रेड था वो सीधा हो जाएगा। अब जब तक आप वापस से नहीं बांधोगे तब तक वो यू में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब भी एक प्रोटीन में कोई डैमेज हो जाता है तो वो वापस से रीनेचुर नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, और इसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम फैट की बात करें, फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लिसरॉल पड़े हैं, ट्राइग्लिसराइल ग्लिसरॉल। आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल में मिल सकता है। जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है जो कि फैट्स और ऑयल से बना होता है, इसका बेसिक जो बैकबोन है वो ग्लिसरॉल होता है, और उसके साथ 3 फैटी एसिड अगर जुड़ जाएगा तो ट्राइग्लिसराइल हो जाएगा, अगर 2 जोड़ोगे तो डाइग्लिसराइल हो जाएगा। अब इसके जो फैटी एसिड जुड़ रहे हैं, इस फैटी एसिड में, ये फैटी एसिड किससे बना है? कार्बन हाइड्रोजन के चेन से बना है। अगर इन फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस ट्राइग्लिसराइल को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैट, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। तो एक हो जाएगा एनिमल फैट, जिसमें हम एनिमल फैट या बटर, ये सारे जो फैट्स हैं इन सब में डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, तो ये सारे सैचुरेटेड फैट है। और जो वेजिटेबल ऑयल्स है ये सब में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड रादर सेफ माना जाता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड जो है वो सेफ नहीं है, अनसैचुरेटेड सेफ होता है। ये हम स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो ये पोलर हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है, और इसमें ये सेकेंडरी कन्फर्मेशन बनाता है। सेकेंडरी कन्फर्मेशन हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने मिलता है, और ये टर्शियरी जहां पे आगे साइड से और भी साइड से हम उसका कन्फर्मेशन दे सकते हैं। अब ये क्वार्टरनरी में कुछ और मॉलिक्यूल्स इसमें ज्वाइंट हो चुके हैं। अब अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड में जो कंपोनेंट है उसमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप है। एम्फीपैथिक बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है। तो हाइड्रोफिलिक हेड होने के कारण वाटर के प्रेजेंस में रह सकता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होने के कारण वो वाटर को हेट और मिसल का फॉर्मेशन वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स जो है इसमें 4 कार्बन रिंग है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन, इनमें भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है, और ये इसमें भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स 4 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं वैक्सेस, जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स है जो कि अल्कोहल से जुड़े हुए रहते हैं। ये प्रोटेक्टिव कोट का काम करते हैं प्लांट्स में, और हमारे ईयर में भी जो वैक्स प्रेजेंट होता है वो भी एक तरह का लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है जॉइंट विद अल्कोहल।
नेक्स्ट आते हैं हम लिपिड्स में। लिपिड्स का फंक्शन है कि ये एनर्जी स्टोर कर सकता है, और जो फैट्स है ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये वाटर लविंग है और फैट जो है ये वाटर हेटिंग। समझेंगे कैसे? समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर सोचिए, इसको पानी में आप डालेंगे तो पानी में वो घुल जाएगा, जबकि अगर एक तेल के ड्रॉप को आप पानी में डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। तो जब वो पानी को कम एब्जॉर्ब करता है या नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके जो वेट है वो कम होता है, इसीलिए कम वेट में ये ज्यादा एनर्जी दे पाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में वेट बढ़ जाता है और एनर्जी कंटेंट कम हो जाता है एज कंपैरिजन। तो इसीलिए ये एनर्जी स्टोर करता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है, ये बहुत बेसिक फंक्शंस है। सेल सिग्नलिंग में भी रिसेप्टर अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, फैट्स अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है कि ये एक इंसुलेशन का काम करेगा, वो आगे पीछे ट्रांसफर होने नहीं देगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा। इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स जो कि पोलर रीजन में रहते हैं इनके पास ये लिपिड बाइलेयर या जो फैट का डिपोजिशन है ये बहुत ज्यादा होता है। अब लास्ट जो वैरायटी है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा आखिरी मैक्रोमोलिक्यूल है। हमने पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर हमने प्रोटीन पढ़ा, फिर लिपिड पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। इसमें होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये है प्यूरिन्स और ये है पिरिमिडीन्स, ये सब आपको पता होगा। ATGC एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, और राइबोज आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। आगे अगर हम देखें तो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है और इसमें ATGC की पेयरिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये सब जुड़े हुए रहते हैं। ए और टी के बीच में जो एक लाइन है वो पेयरिंग बता रहा है, ना कि बॉन्ड्स बता रहा है। अगर आप बॉन्ड्स के लिए हिसाब से बनाना चाहें तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बनाए, 2 लाइन खींचे, और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या 3 लाइन खींचे। नेक्स्ट आता है आरएनए। आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें 3 वेराइटी होता है, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA जो है वो जेनेटिक कोड को कैरी करता है, tRNA जो है वो एमिनो एसिड्स को लेके आता है राइबोसोम्स के पास, और rRNA जो है ये राइबोसोम के फॉर्मिंग में हेल्प करता है। अब आते हैं मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में अगर हम मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग के स्लाइड्स में कि अगर हमको कुछ जोड़ना है तो वाटर को रिमूव कर दो, और अगर तोड़ना है तो वाटर को ऐड कर दो। अगर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो बॉन्ड जो है वो रिमूव करता है वाटर को। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड यूजिंग वाटर। हाइड्रोलिसिस मतलब प्रोडक्ट टूट जाएगा, पर टूटेगा कब? जब आप उसको पानी दोगे। जब आप वाटर सप्लाई कर रहे हो तो उस वाटर के कारण बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। एंजाइम्स जो लगते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स में एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज। प्रोटीन्स में आता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। लिपिड्स में आता है लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या फिर न्यूक्लियेसेस। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो एंजाइम्स के, जो कि मैक्रोमोलिकुलर ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लास्ट में हम पहुंचते हैं कंक्लूजन में। कार्बोहाइड्रेट में मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत एसेंशियल है हर एक सेल के लिए। इसके डाइवर्स फंक्शन है, जितने मैंने स्लाइड में कंप्लीट किया है उससे भी बहुत ज्यादा फंक्शंस अवेलेबल है, पर एट अ स्ट्रेस आपको इनिशियली समझने के लिए इतना सफिशियंट है। आप कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस देख सकते हैं, लिपिड का मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, एनर्जी स्टोरेज, न्यूक्लिक एसिड जो हमारे बॉडी के जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है, और इसमें भी मोनोमर्स से ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो करता है। डायनेमिक इंटरैक्शन से बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म करता है, सिग्नलिंग करता है। जब जिस प्रोटीन के बनने की जरूरत है वही प्रोटीन बनता है, बाकी स्विच ऑफ रहते हैं। और मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल में भी ये बहुत हेल्पफुल है।
तो ये एक्सप्लेनेशंस था मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि हमको सेल्स में लगते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और आप जहां से वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट करके अपने जगह का नाम बताइए। थैंक यू।